नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, यूपीजीडीसी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। गद्य खंड के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। रेखा चित्र और संस्मरण के स्वरूप को रेखांकित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि यह प्रश्न 50 शब्दों में, 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये प्रश्न पहले ही यूपी पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस में पूछा जा चुका है। हमने वहीं से इस प्रश्न को लिया है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन आप सभी के कमेंट को देखने के बाद कुछ ऐसे कमेंट हैं जो लगता है कि विद्यार्थी केवल कमेंट करने के लिए करते हैं। आमतौर पर हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि विद्यार्थी अगर कोई कमेंट लिख रहे हैं तो समय है तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए। एक विद्यार्थी ने लिखा कि सर, आप जो प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं वो 300-350 शब्दों का हो जा रहा है। अगर ऐसे ही लिखते रहेंगे तो एक ही प्रश्न लिखेंगे। ये कहना बहुत आसान हो गया। और एक वाक्य उन्होंने ये भी जोड़ा था कि शायद आप भूल गए हैं कि कितने शब्दों में लिखना है। अगर मैं भूलता तो ब्रैकेट में ये सारी चीजें नहीं लिखता। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, परीक्षा गुरु होती है और अच्छे को सुधार देती है। जब आप परीक्षा में जाएंगे और घर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। परीक्षा में आप देखेंगे आपकी कलम नहीं रुकेगी, कितना भी कोई बिना प्रैक्टिस का गया हो वो भी कुछ न कुछ लिखेगा ही। और घर पे हो सकता है कि आपको बोरियत लगे, आपकी बाहों में, कलाइयों में दर्द हो कि यार कितना लिखेंगे। लेकिन परीक्षा में वही व्यक्ति एकदम से एक्टिव रहता है। तो ये तो आपका अभ्यास चल रहा है। अगर मैं ही इन शब्दों के अंतर्गत लिखवा कर बताऊंगा, बहुत ज्यादा शब्दों का हो जाता है तो 300 हो जाता होगा, 350 हो जाता होगा। हमारी कोशिश क्या है? आपको दृष्टि देना है कि फला प्रश्न में ये चीज होना चाहिए उत्तर लिखते समय। और जैसे ही आप परीक्षा में जाएंगे 50% तो आप भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में हो जा रहा है उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। हम अगर कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे, हम ही अधूरा पढ़ाएंगे, तो फिर आप लोगों को मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है? ठीक है, जो 300 शब्दों का है वो 150 शब्दों में एग्जाम में आपका हो जाएगा। जरूर कुछ कुछ पॉइंट आप भूल जाएंगे। आप जो पुराना कुछ पढ़े रहेंगे वो आपके दिमाग में आएगा। और दूसरी बात रही एग्जामिनर की, तो वो बैठ के आपके एक एक शब्द को गिनेगा नहीं, वो आपका मटेरियल देखेगा कि फला फला मटेरियल है कि नहीं, इसमें प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए सॉलिड उत्तर बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारे विद्यार्थी कहीं से अधूरे नहीं रहे। तो हमारी जिम्मेदारी आप लोगों से बहुत ज्यादा है। और हमें नहीं पता है कि आप लोगों ने यूपी एलटी, यूपी जीआईसी, जीडीसी के सिलेबस को प्रिंट करके रखा है कि नहीं। हमें एग्जाम नहीं देना है, लेकिन हमारे पास पूरा इन तीनों एग्जामों का सिलेबस यहाँ पर प्रिंटेड रखा गया है। तो क्या मैं भूलने वाला टीचर हूँ? आपको पता नहीं है? अभी भी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, एक बार विद्यार्थियों को मैं देख लेता हूँ। अगर वो विद्यार्थी कई दिनों बाद आया और मैं उससे पूछता हूँ कि क्लास करने क्यों नहीं आते हो, अगर वो झूठ बोलता है कि सर मैं तो रोज रोज आता हूँ, या फिर वो 6 महीने बाद आया और बोला कि हम प्रतिदिन आते हैं, मैं तुरंत कैच कर लेता हूँ। तो ऑफलाइन मैं बहुत ही कड़क टीचर हूँ और मैं पढ़ाई के साथ कभी हंसी मजाक नहीं करता हूँ। सीरियस आपके समय को ध्यान में रखते हुए ही बातचीत करता हूँ। इस चीज को ध्यान रखिए। पूरी जिम्मेदारियों को हमने ध्यान रखा हुआ है और उसी हिसाब से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनावश्यक कमेंट मत कीजिए, खासतौर से जिम्मेदारी को लेकर तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, जो भी आपको परेशानी है उसको लेकर आप कर सकते हैं। शब्दों का जहां तक है, शुरू में हमने आप सभी को बताया कि 20-25 शब्द इधर उधर हो सकते हैं। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो पूर्णता के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। नोट्स तैयार करते समय तमाम बिंदु होते हैं, लेकिन लगता है कि इस बिंदु को छोड़ देंगे तो उत्तर अधूरा रहेगा, तो उसको बता देते हैं। आप एग्जाम में जाएंगे, खुद आप समय का प्रबंधन करते हुए उस हिसाब से लिखेंगे। देखिए, आपका अगर पेट भरा रहेगा तभी आप दूसरे के बारे में सोचेंगे।
आप ही का पेट खाली है तो आपके अंदर व्याकुलता होगी, तो आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास फैक्ट होंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी आप उसमें से उन शब्दों के मुताबिक आंसर देंगे। क्या जो मैं लिखवा रहा हूं पूरा आप लोग याद कर लेंगे? बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे। हम लिखवाने के साथ साथ समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सुनी हुई आवाज भी आपके उत्तर में काम में आएगी, इसीलिए हम पीडीएफ नहीं देते। नहीं तो पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजों को आप समझिए। और ये थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जुझारू टाइप का है, जुनून है। हमें उन गॉड फादरों को जवाब देना है कि हमारे हाथ में जो है उसको हम करके दिखाएंगे और किसी के रोके हम रुकेंगे नहीं। अगर इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तभी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, लिखिए, बढ़िया से नोट्स को भी भेजते रहिए और सबके नोट्स को हम वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। सबके एक एक दो दो क्वेश्चन को हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी भेज भी रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये शुरुआत में बात थी, जरूर आपने सुना होगा और उसी हिसाब से अमल करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण के स्वरूप को रेखांकित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 51 में रेखा चित्र के बारे में चर्चा कर ली। मान लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे? तो शुरू में आप बताएंगे, एक कोटेशन के माध्यम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहां मिलती है और कहां अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने शुरू में स्पष्ट कर दिया कि जो संस्मरण हो, चाहे रेखा चित्र हो या आत्मचित्र मतलब आत्मकथा, इन तीनों में इतना बारीक अंतर है या फिर इतना घनिष्ठ संबंध है कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं, कहाँ अलग होते हैं, इसका निर्णय करना कठिन है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा। अगर मान लीजिए इसी कोटेशन से आप अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको भी मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है कि इन सभी विधाओं में अंतर करना कठिन है। आपने कोटेशन के माध्यम से अपने प्रभावी उत्तर की प्रस्तुति कर दी। यहाँ पर आगे आप बताएंगे कि संस्मरण में स्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोयर भी कहा जाता है, जो चीजें आप याद करके रखते हैं। याद करने में सबसे बड़ी चीज क्या है? स्मरण। कहते हैं लोग ना कि फला की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं या फिर उसने जो भी जाना है, सीखा है, देखा है, उसको याद करके रखता है। अक्सर मनुष्य का स्वभाव है कि गलत चीजों को याद जल्दी कर लेता है, अच्छी चीजों को भूल जाता है। तो संस्मरण में स्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है। रेखा चित्र में भी स्मृति का महत्व है। और जब हमने रेखा चित्र आप सभी को पढ़ाया था तो उसमें एक रचना थी स्मृति की रेखाएं, आपको याद आ गया होगा। इसीलिए रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, इन सब में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, अंतर करना मुश्किल है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस चीज को बता दिया। तो आप बताते हुए लिखेंगे कि संस्मरण में स्मरण का महत्वपूर्ण स्थान है, रेखा चित्र में भी स्मृति का महत्व है, इसलिए संस्मरणों और रेखा चित्रों में कथ्य की दृष्टि से अत्यधिक समानता दिखाई पड़ती है। कथ्य मतलब जो विषय वस्तु है, इन दोनों की दृष्टि से बहुत समानता दिखलाई देती है। समझ में नहीं आता है कि यह संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है। अब हम कुछ अंतरों को देख लेते हैं। इधर संस्मरण में लेखक के निजत्व को प्रमुखता प्राप्त होती है। वर्ण वस्तु में वस्तु से किसी न किसी रूप में लेखक अतीत काल में प्रभावित रहता है। जो संस्मरण है वो लेखक के एकदम निजी जीवन से जुड़ा होता है, उसकी अनुभूतियों से जुड़ा होता है, उसके अनुभवों से जुड़ा होता है। जैसे आप कई बार आप लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में मेरे द्वारा लिखी हुई कहानियों को या फिर संस्मरणों को सुना होगा। वो एक संस्मरण का उदाहरण लिया जा सकता है। उसको उत्तर में नहीं लिखना है, लेकिन आपको याद करना है। हर मनुष्य का संस्मरण है। आप सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो आपके एकदम पर्सनल जीवन की घटनाएं, वो आपकी संस्मरण है। थोड़ा सा उसमें कलात्मक तरीके से चीजों को प्रयोग कर देंगे तो वो कहानी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो संस्मरण में लेखक के निजत्व को प्रमुखता प्राप्त होती है। वर्ण वस्तु से किसी न किसी जिस कथानक का प्रयोग लेखक करता है उसका संबंध अतीत काल से होता है, यानी कि कहीं न कहीं पहले उसके साथ वो घटना घट चुकी होती रहती है। इस प्रभाव को लेखक भूल नहीं पाता और अपने स्मरण को शब्दबद्ध करता है। जैसे हम कविता लिखते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, वैसे ही अपनी यादों को भी
शब्दबद्ध करते हैं और एक रचना बन जाती है जिसको कि हम संस्मरण कहते हैं। इसी तरीके से आपने पिछले क्वेश्चन में जो रेखा चित्र के बारे में पढ़ा था, एक दो लाइन उसकी भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आप बताएंगे कि संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला संस्मरण पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग नाम से लिखा। अब तक सैकड़ों संस्मरण लिखे जा चुके हैं, जिनमें बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नगेंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर आदि उल्लेखनीय साहित्यकार। तो इतने साहित्यकारों का नाम न बताते, अगर शब्दों का ध्यान रख रहे हैं तो कम से कम 5 साहित्यकारों का नाम बता दिए। हमने तो बता दिया कि अब तक सैकड़ों संस्मरण लिखे जा चुके हैं, हर साल 50 संस्मरण लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी लिखे जा रहे हैं। आगे आप लिखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र में विषय, शैली, दृष्टिकोण, उद्देश्य और लय की दृष्टि से अंतर किया जा सकता है। अंतर करने के लिए हमने 5 बिंदुओं को यहां पर रखा हुआ है कि आखिरकार अंत में संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर करना होगा तो किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अंतर हम कर सकते हैं। ठीक, एक आप टेबल बनाएंगे, यहां पर एक तरफ संस्मरण लिखेंगे और एक तरफ रेखा चित्र। पहला पॉइंट है संस्मरण में किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण स्मृतियां और अनुभव संस्मरण के अंतर्गत होती हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो लेखक है, उसके जीवन की महत्वपूर्ण स्मृतियां और अनुभव संस्मरण का एक तत्व हो सकती है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, पात्र या वस्तु का संक्षिप्त चित्रात्मक और विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र में हमने रेखा चित्र पढ़ाते हुए बताया भी कि उसका संबंध चित्रकला से है। जैसे चित्रकार बिना रंगों के केवल रेखाओं के माध्यम से कोई मनमोहक या व्यंजक चित्र खींचता है, वैसे ही जो रेखा चित्र लिखने वाला लेखक होता है वो शब्दों से रेखा चित्र खींचता है, जिसको कि हम शब्द चित्र कहते हैं। दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि संस्मरण में विवरणात्मक और वर्णनात्मक शैली को अपनाया जाता है। संस्मरण में पूरा विवरण दिया जाता है, विवरण मतलब लेखा जोखा, और फिर वर्णन शैली रहती है, उसमें जो भी घटनाएं घटी उनका अच्छे से वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र में चित्रात्मकता को ध्यान में रखा जाता है, मतलब शब्द चित्र के माध्यम से रेखाएं बनाई जाती हैं और कलात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, उसको एक साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा अंतर, लेखक का व्यक्तिगत और संवेदनात्मक संबंध होता है। संस्मरण में जो लेखक है उसका निजी मतलब व्यक्तिगत और वो चीज उसको प्रभावित की हो। जैसे असाध्य बीड़ा को लेकर हमने एक कहानी लिखी हुई थी, वो संस्मरण के तौर पर है। ठीक है, चीजों को ध्यान में आपको रखना है, उदाहरण नहीं देना है। यानी कि आप संस्मरण तभी लिख सकते हैं जब वो घटना आपके निजी जीवन में घटी हुई हो और आपको प्रभावित की हो, आपकी संवेदना उससे जुड़ी हुई हो, तभी आप संस्मरण लिख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को याद करते हुए कोई चीज लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको प्रभावित की है। रेखा चित्र में क्या है, लेखक निष्पक्ष होकर वर्णन करता है। लेखक किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को लेकर बस वर्णन करता है। ठीक है, उसका एक तरीके से विश्लेषण करता है, वो किसी तरफ झुका नहीं रहता। संस्मरण में अतीत की यादों और अनुभवों को साझा किया जाता है, मतलब जो आपकी पास्ट में चीजें घट चुकी हैं उसको प्रस्तुत किया जाता है, जो आपने अनुभव किया है उसको प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र में विषय का सूक्ष्म एक तरीके से निरूपण किया जाता है, कलात्मक चित्रात्मक रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण का संबंध भावनात्मक और आत्मीय होता है, जबकि रेखा चित्र पहले ही बताया गया कि निष्पक्ष है, तो तटस्थ और बाहरी रूप पर केंद्रित होता है। तो संस्मरण और रेखा चित्र में बनारसी दास चतुर्वेदी ने तो कहा कि ये पता ही नहीं चलता कि कहां से कैसे अंतर किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर अंतर किए जा सकते हैं। वो 5 पॉइंट हमने बता दिया। अब मान लीजिए 50 शब्दों में आएगा तो आप इसी को यहां से शुरू कर देंगे। मान लीजिए ये 125 शब्दों में आता है तो थोड़ा सा यहां से भी कुछ मटेरियल ले सकते हैं। अगर 200 शब्दों में आ जाएगा तो आप पूरा लिखेंगे। और हमने जो आपको बताया इसमें से अगर 50% भी चीजें आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए शब्दों को लेकर आप मत परेशान होइए। उत्तर की पूर्णता पर
ध्यान दीजिए, अगर उत्तर अधूरा रहता है तो एक शिक्षक को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को जितना विश्वास, हमारा आपका बंधन क्या है? विश्वास के ऊपर है, ठीक है? और समझ के ऊपर है। हम जो भी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, चाहते हैं कि जैसे समझाएँ, आपके अंदर विश्वास पैदा हो। और प्रिय विद्यार्थियों, सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? आत्मविश्वास। विश्वास से थोड़ा-सा उसका बड़ा भाई है आत्मविश्वास। जब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, रेखा चित्र और संस्मरण पर क्वेश्चन आएगा, कैसे भी घुमा कर आए, कितने भी शब्दों में पूछे, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से यही तो चाहता है। तो आप लोग उन व्यवसायी शिक्षकों के बीच में पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि हर शिक्षक को उसी पैरामीटर पर हम माप सकते हैं, जो कि गलत है, ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने लोगों के ही बीच में बातों को रखना पड़ता है और हमने उस चीज़ को रखा हुआ है। आप लोग पूर्णता में तैयारी कीजिए, आप लोग आधा-अधूरा तैयारी मत कीजिए। हम यहाँ पर कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं आए और इतना आसान भी नहीं है खरीदना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, आपको क्या इससे लाभ हो रहा है? आपने रेखा चित्र और संस्मरण को ठीक से समझा कि नहीं समझा? अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा, आप लिख पाएँगे कि नहीं लिख पाएँगे? ये हमारी चिंता है आप लोगों के साथ। तो आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।